और अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय उपराष्ट्रपति जी से अपने ज्ञानवर्धक शब्दों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। सभी को नमस्कार। अपने जगदीश तो जगदीश हैं और मेरा बहुत लंबा परिचय है, 5 दशक से भी ज़्यादा। दो बड़ी गलतियां कर दिया आपने। मैं मिसी धनखड़ के साथ आया हूं, वो मेरे साथ नहीं आई है। डॉक्टर जगदीश चंद्रा innovative, imaginative, and acts without fear when the idea is to be implemented. Chief Executive Officer and Editor-in-Chief, Bharat 24, Vision of India is the subject. ये पड़ाव इनका न तो अंतिम पड़ाव है और न इस क्षेत्र में पहला पड़ाव है, पर जितने पड़ाव आए हैं, 2 बातें रिमार्केबल रही हैं। एग्जिट और एंट्री दोनों धमाकेदार रही हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एक तरीके से बैटन हेल्डिंग हुई है। विकसित भारत 2047 मित्रों, विजन ऑफ न्यू इंडिया 2.0 कॉन्टेम्पोरेनियस रेलेवेंस का है, सामयिक विषय है, सबकी उत्सुकता है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके संस्थान के माध्यम से मेरे विचार व्यक्त कर पाऊंगा। विकसित भारत अब सपना नहीं है, विकसित भारत लक्ष्य है और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है और ये लक्ष्य हम हासिल कर कर रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। और सोचे क्यों नहीं, अतीत में हमारा इतिहास देखिए। प्राचीन काल में भारत विश्व गुरु था। नालंदा, तक्षशिला, मिथिला, वल्लभी कैसे विश्वविद्यालय थे। दुनिया भर के लोग आते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे और ज्ञान छोड़ते भी थे। ये भारत में हुआ। बहुत बड़ा कालखंड था जिसमें भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था का सिरमौर था। दुनिया की अर्थव्यवस्था में हमारा 1/3 हिस्सा था, फिर 1/4 हुआ, बीच में हम रास्ता भूल गए, अब वापस रास्ते पर आ गए हैं। हमारी विरासत देखिए, 5000 साल का इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, संस्कृति की जड़ें मजबूत हैं। वेद, उपनिषद, पुराण जैसे अमूल्य ज्ञान ग्रंथ हैं। रामचरितमानस, महाभारत जैसे महाकाव्य मानवता का जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और आज जब हम देखते हैं तो भगवत गीता 18 अध्याय जीवन दर्शन प्राप्त होता है। ये सब हमारे देश में हुआ है। इसलिए हमारे मन मस्तिष्क पर छाया हुआ है कि 2047 में भारत निश्चित रूप से विकसित राष्ट्र बने और आवश्यकता है अर्जुन की दृष्टि, एकाग्रता, इस लक्ष्य को प्राप्त करना है और मेरे मन में कोई शंका नहीं है। पर चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है। और जब हालात सुधर रहे हैं, बहुत सुधर गए हैं, सोचने का है। एक कालखंड था सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश का सोना,
विदेशी बैंकों के अंदर गिरवी रखना पड़ा। एक कल्पनीय पीड़ा थी। कारण क्या था? हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार $1 बिलियन के नीचे आ गया था। वर्तमान में देखिए क्या हालात हैं। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार $650 बिलियन है, इससे आगे भी बढ़ रहा है, 700 तक भी छुआ है। व्यक्तिगत रूप से मैंने दोनों हालात देखे हैं। जब सोना गिरवी रखा गया, मैं सांसद था, केंद्र में मंत्री था, और जब ये देखा तो मेरा मन निश्चित रूप से प्रफुल्लित है। मैंने भारत की बदलती तस्वीर देखी है। इसका कायाकल्प देखा है। हमारी अर्थव्यवस्था, जब मैंने पदार्पण किया भारत की संसद में, चिंताजनक थी, भयावह थी। और एक दशक पहले भी हम दुनिया की फ्रेजाइल 5 देशों में गिने जाते थे। आपसे बुद्धिमान है। आज हम कहाँ हैं? आज हम विश्व की 5वीं आर्थिक महाशक्ति हैं। ब्राजील, कनाडा, यूके और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। अब जर्मनी और जापान की बारी है आने वाले 1-2 वर्ष में, और हम 3री महाशक्ति होंगे। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला भारत आज 8% की रेट से बढ़ रहा है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा दूसरा देश नहीं है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है परचेजिंग पावर। वी आर द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट ग्लोबल परचेजिंग पावर। और जब तकनीकी को देखते हैं, ओलंपिक छलांग लगाई है भारत ने तकनीकी के मामले में। पर कैपिटा इंटरनेट का उपयोग देखेंगे तो अमेरिका और चीन दोनों को मिला लो तो भी भारत का ज्यादा है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस देखेंगे तो यूएसए, यूके, फ्रांस और जर्मनी को मिला लो और 4 से गुना कर दो तो भी भारत आगे है। दुनिया के 50% से ज्यादा इसमें हमारा सहयोग है। साधारण बात नहीं है। In a nation of 1.4 billion people, such kind of technological penetration, adaptation and accessibility, this reflects vision of the Prime Minister Narendra Modi. याद ताजा है क्योंकि आज के दिन मोबाइल सबके हाथ में है। कभी 2 निर्माता हुआ करते थे और हम आयात करते थे। आज 100 से ज्यादा निर्माता हैं, हम निर्यात करते हैं। जिस मोबाइल को हम बहुत सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उसका निर्माण भारत में हो रहा है, भारत के लिए भी, विश्व के लिए भी। ये हमारे बदलते हुए भारत की तस्वीर है। आखिर ये सब संभव कैसे हुआ? एक बहुत बड़ी सोच थी, और सबसे पहली सोच थी कि गरीब की दस्तक बैंकिंग व्यवस्था में होनी चाहिए। एक कल्पनीय सोच, कम से कम समय में 50 करोड़ लोग बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ गए। ये कोई छोटी बात नहीं है, और इसी का नतीजा है कि हमारी व्यवस्था में पारदर्शिता आई है, उत्तरदायित्व आया है। उस जमाने को हम याद करते हैं, एक प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री की पीड़ा कि 1 रुपया भेजता हूं 10 पैसे पहुंचता है। अब 1 रुपया पहुंचता है, बिना बिचौलिए के पहुंचता है, बिना मिडलमैन के पहुंचता है, बिना किसी कट के पहुंचता है, और सीधा उसके अकाउंट में जाता है। उदाहरण स्वरूप देखिए, और मेरा मन कितना प्रसन्न होगा।
कि देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसान साल में 3 बार सीधा धन प्राप्त करते हैं अपने अकाउंट में। ये सरकार की ताकत तो है ही, पर किसान की भी ताकत है कि वो रिसेप्शन के मोड में है। बुनियादी ढांचा देखिए, कैसी सड़कें थी, क्या सोचते थे। बाहर जाते थे, थोड़ा सा मन उदास होता था, कभी भारत में भी ऐसा होगा। हमारा ढांचा आज विश्व स्तरीय है। जगदीश जी बता सकते हैं, पहले जयपुर से दिल्ली कहाँ से आते थे? अलवर के माध्यम से, तब आप IAS में थे। उसके बाद कोटपुतली के माध्यम से, अब आप 8 लेन से जाते हैं। खैर, आप तो अक्सर हवाई जहाज से जाते हैं, और वो भी अच्छा है। उड़ान हमारी एक योजना है। कभी सोचा था 1 साल में 4 एयरपोर्ट नए बन रहे हैं? 1 साल में 4 बन रहे हैं। मेट्रो सिस्टम बन रहा है, और साल को छोड़ दो, प्रतिदिन पर आ जाइए। 14 किलोमीटर राजमार्ग और 6 किलोमीटर रेलवे लाइन। कितनी ऊर्जा देखिए। पहले सोचते थे गांव में बिजली आ गई क्या, चाहे एक घर में आओ। प्रधानमंत्री ने सोच बदला कि सब गांव में बिजली जाएगी, पर सब घर में जाएगी। पर यह बात ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। बिजली क्यों जाए? धरती के अलावा रहने को तो हमारे पास कोई दूसरा प्लेनेट है नहीं। तो भारत अपनी संस्कृति के अनुसार जलवायु परिवर्तन में योगदान क्यों नहीं दे? तो इतना महारत काम हुआ कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर NCR में है। और गांव में जाइए, खेत में जाइए, सोलर पैनल आपको दिखेंगे। वी आर वर्ल्ड लीडर्स इन रिन्यूएबल एनर्जी। और 2030 तक, पहले लोग मेगावाट की बात, पहले तो किलोवाट की करते थे, फिर मेगावाट की करते थे, अब गीगावाट की करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हम जो हासिल करेंगे 2030 तक 500 गीगावाट। और सबसे महत्वपूर्ण, दुनिया के सिंगल डिजिट में देश हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस कर रहे हैं, जिसमें 6 लाख लोगों की नौकरी की संभावना है। 8 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। उसके अंदर आप ये देखिए कि ग्रीन हाइड्रोजन भी हम 5 मिलियन टन तक बनाएंगे 2030 तक। पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमें क्या कहते थे? आजकल हमारी प्रशंसा करते हुए थकते नहीं है। Indian economy and infrastructure and digital infrastructure, digital penetration is being accoladed by IMF, World Bank, World Economic Forum. IMF क्या कहता है? India is a favorite destination of investment and opportunity. देखिए, दुनिया का पसंदीदा निवेश गंतव्य है, अवसरों का केंद्र है। यह आसान नहीं था, पर यह हो गया। पर हुआ कैसे? पहले सत्ता के गलियारों में दलाल रहते थे। यदि अगर आपको नौकरी चाहिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो माध्यम था, वो अपवित्र था। करप्शन वॉज अ पासवर्ड फॉर अपॉर्चुनिटी एंड जॉब, कॉन्ट्रैक्ट। करप्शन इज नाउ पासवर्ड फॉर जेल। ये भारत में बड़ा बदलाव आया है। लोग सोचते थे कि कानून हमारा क्या कर लेगा, हम कानून से ऊपर हैं। वो कानून से भयभीत नहीं थे और लोग उनसे भयभीत थे। क्या परिदृश्य था देश का? एक आदमी कानून की परवाह नहीं करेगा, कानून से अपने आप को ऊपर मानेगा, प्रिविलेज्ड पेडिग्री का
सदस्य मानेगा और औरों को भयभीत करेगा। आज कानून का भय उनमें कंपन पैदा कर रहा है। Friends, our corridors, power corridors have been sanitized of corrupt elements who extra legally leveraged decision making. ये उपलब्धि आसान नहीं थी पर यहां हो पाया है। एक जो नई बात है कि इसमें नागरिक क्या करे आज के दिन, तो सबसे पहले समझना है कि विकसित भारत का अर्थ क्या है। यदि अगर गहराई से समझेंगे, इसकी परिभाषा दुनिया में है नहीं। जगदीश इसकी परिभाषा ढूंढनी पड़ती है। पर एक चुनौती हमारे सामने है कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आम आदमी की इनकम को 8 गुना करना पड़ेगा। यह चुनौती है। अब इसमें आम आदमी कैसे करे? सरकार की नीतियां सकारात्मक हैं। सरकार की नीतियों ने एक ऐसे वायुमंडल का निर्माण कर दिया है कि जहां हर भारतीय अपनी प्रतिभा को दिखा सकता है। नागरिक का सबसे बड़ा कर्तव्य मेरे हिसाब से है, क्योंकि आज के दिन नागरिक इज नॉट लिविंग इन डिस्पेयर और होपलेसनेस। इंडिया इज अ लैंड ऑफ होप एंड पॉसिबिलिटी। और ऐसा हुआ है। वंशागत व्यापार चलता था पहले, आज व्यापार को प्रभावित वो लोग कर रहे हैं जो प्रथम पीढ़ी के हैं, शिक्षा के कारण। तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी सोच को दर्शाते हुए 3 दशक के बाद लाखों लोगों की राय लेने के बाद एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया है। आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा, जिन प्रांतों ने इसको अडॉप्ट नहीं किया वो अडॉप्ट करें। मैं ये भी संदेश देना चाहूंगा कि हर संस्था का प्रिंसिपल, डायरेक्टर, वाइस चांसलर नीति का अध्ययन करे, क्योंकि यह नीति बहुत दूरदर्शिता प्रदर्शित करती है। ये डिग्री ओरिएंटेड नहीं रही है, ये स्किल ओरिएंटेड है। ये आपको एप्टीट्यूड को आगे लाने वाली नीति है। मेरी इसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से थोड़ी हिस्सेदारी रही है। राजनीति के अंदर परिवर्तन के बिना आगे कुछ होता नहीं है, और परिवर्तन आप देख रहे हैं देश में। सर्वोच्च पद पर विराजमान है जनजाति की महिला, और सबसे शक्तिशाली केंद्र सरकार के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग के श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इतिहास रचित किया है कि 6 दशक के पश्चात किसी प्रधानमंत्री को जनता ने तीसरी बार आशीर्वाद दिया है लगातार। मैं आप लोगों से यही कहूंगा, आम नागरिक से, देश में विकसित भारत के लिए बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ में आप अपनी आहुति दीजिए। आप संकल्प लीजिए कि राष्ट्र को हम प्रथम रखेंगे। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्रीयता हमारा धर्म है। देश से ऊपर हम किसी को नहीं रखेंगे। 2 बातें कहकर समाप्त करूंगा। लोग समझते हैं कि हम संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि हमारी आर्थिक ताकत है। गलत। आर्थिक ताकत आपको अधिकार नहीं देती कि संसाधनों को चाहे जैसे उपयोग करें। गैस है, पेट्रोल है, ईंधन है या अन्य कोई संसाधन है, आवश्यकता अनुसार कीजिए। एक्ट लाइक अ ट्रस्टी, डोंट एंगेज इन रेकलेस एक्सप्लॉयटेशन। और दूसरी बात, स्वदेशी पर ध्यान दीजिए। जब हम बाहर से आयात करते हैं, किसको करते हैं? कपड़े को करते हैं, कारपेट को करते हैं, फर्नीचर को करते हैं, दिए को करते हैं, खिलौनों को करते हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर ड्रेन्ड आउट। मुद्रा भंडार के अंदर क्षति होती है, छेद होता है, लोगों के हाथ से काम छीना जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप ब्लॉसम नहीं होता है। यह आम आदमी का कर्तव्य है कि मैं उपयोग करूंगा तो स्वदेशी का। प्रधानमंत्री जी ने अपना मंतव्य दे दिया है, बी वोकल फॉर लोकल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट।
और दूसरा, आपके माध्यम से उद्योगपतियों को कहना चाहूँगा, व्यापार से जुड़े लोगों को कहना चाहूँगा, आप कच्चे माल को बाहर मत भेजिए। कच्चे माल को बाहर भेजने का मतलब है कि हम वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। इसमें वैल्यू ऐड करेंगे, हमारे लोगों को काम मिलेगा, हमारा उद्योग बढ़ेगा। पर जिसका कच्चे माल पर थोड़ा कब्जा हो गया है, आप में से जब जगदीश जी मुझे कुछ महानुभावों से मिला रहे थे, उनमें एक पारादीप से आए। पारादीप पोर्ट के ऊपर आयरन ओर जहाजों में जा रहा है। अरे हमारा कच्चा माल बाहर क्यों जाए? वी मस्ट फोकस, वी मस्ट ऐड वैल्यू टू आवर रॉ मटेरियल्स। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, 2 बातें कह रहा हूं जो पहले कही थी। विकसित भारत की असली कुंजी गांव में बैठे अन्नदाता के पास है। अन्नदाते की हमें पूजा करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि गांव में बैठा व्यक्ति जो अन्न पैदा करता है, वो उसकी मार्केटिंग में क्यों नहीं है, उसके वैल्यू एडिशन में क्यों नहीं है। बहुत बड़ा बदलाव आ गया, ये होना चाहिए। गांव और किसान, आपने मुझे जाट कहा, मैंने कहा ना 2 गलतियां की, पहली बता दी थी, एक आखिर में बता रहा हूं। जाट किसान है और किसान का प्रमुख अंग है। ये शरीर किसान का है, इसमें कोई दिमाग है तो कोई दिल है, तो कोई किडनी है, तो कोई लंग्स है। अंतिम बात, संसद हमारे प्रजातंत्र का मंदिर है, हमें वहां जनता की पूजा करनी चाहिए। संसद इज अ प्लेस ऑफ रियलाइजिंग एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। उनके सपनों को साकार करना है। और ये दीगर ऐसे मंदिर की हम गरिमा नहीं रख पाते हैं, वहां विचार विमर्श नहीं होता है। आप प्लेस फॉर डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन, ये दीगर वो डिस्टर्बेंस और डिसरप्शन का अड्डा बन जाए। मेरे मन में बड़ी पीड़ा हुई कि संविधान अडॉप्शन के 4th क्वार्टर की जो सेंचुरी का पहला दिन है, डिसरप्शन खा गया। वी हैव वेपनाइज्ड द डिसरप्शन। डिसरप्शन अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट अ रेमेडी बट अ मेलोडी। पूरा सप्ताह चला गया। मैं पुरजोर अपील करूंगा जनप्रतिनिधियों से, अपनी आत्मा को टटोलें, अपनी शपथ को ध्यान रखें, भारत के संविधान की प्रस्तावना को सामने रखें और संसद को 100% प्रोडक्टिव बनाएं। आपने मुझे सुअवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर, आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए। And now please stand up for national anthem. तो देखिए, भारत 24 के मंच पर उपराष्ट्रपति भारत 24 का विकसित भारत 2047 विजन ऑफ न्यू इंडिया 3.0। आपने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सुना। उन्होंने महत्वपूर्ण बातें अपने संबोधन के द्वारा कही भारत 24 के मंच पर। उन्होंने कहा, विकसित भारत की असली कुंजी गांव में बैठे अन्नदाता के पास है। उन्होंने कहा कि संसद प्रजातंत्र का मंदिर है, हमें जनता की पूजा करनी चाहिए। कहा कि कभी हम आयात करते थे, लेकिन अब हम अर्थात भारत निर्यात करता है। हमारे लिए बदलते भारत की तस्वीर आज कानून का भय, कंपन पैदा कर देता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लोग समझते हैं कि हम संसाधन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए। तो आज इस कार्यक्रम में हमने जाना कि आखिरकार किस तरीके से विकसित भारत 2047 को लेकर के माननीय
उपराष्ट्रपति जी का मत है, किस तरीके से देश जो तरक्की कर रहा है, देश जो आगे बढ़ रहा है, इस पथ को वो कैसे देख रहे हैं। आपने उनके विचार को भी सुना। हमारे बीच आज के और भी खास अतिथि जुड़ेंगे, क्योंकि आज विकसित भारत 2047 पर हम चर्चा कर रहे हैं भारत 24 के इस मंच पर। और अभी आपने सुना भारत 24 के इस मंच पर देश के वाइस प्रेसिडेंट को, जिन्होंने अपने विचार साझा किए। और अब से कुछ देर के बाद हमारे एक बेहद ही खास अतिथि हमारे बीच होंगे, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, जो कि अब से थोड़ी देर के बाद हमारे साथ उपस्थित होंगे। तो हम उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार विकसित भारत 2047 को लेकर के उनका क्या मत है, उनका क्या विजन है। और आगे बढ़ते हुए कैन यू प्ले सम एवीज प्लीज, विकसित भारत 2047। T47 के पहले और दूसरे सीजन की बड़ी सफलता के बाद फिर एक बार आ रहा है विकसित भारत।